नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज है फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए शुरुआत करते हैं इसके सोल्यूशन की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर का टेस्ट नहीं दिया है तो आप लोग जो है हमारे फ्री वाले कंटेंट में जाकर आप करंट अफेयर अपेयर कर पाएंगे। वहाँ पर मैंने बताया है किस तरीके से आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। काफ़ी स्टूडेंट जो है 1 रुपया पे कर दे रहे हैं, उन लोगों को वो वीडियो देखनी चाहिए कि कैसे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। और दोनों ही करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आने वाले 2 और संडे हम पे बचे हैं पेपर से पहले, तो लगभग हम 250 से 200 करंट अफेयर जो है इसमें कवर कर लेंगे, जो कि एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम पे है, घड़ी में टोला घड़ी में मासा का अर्थ है। तो घड़ी में टोला घड़ी में मासा का अर्थ होता है ऑप्शन डी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। मतलब हम बोलते नहीं यार घड़ी में जरा सा खुश हो जाता है, या जरा सा में टोला या घड़ी में मासा, मतलब जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है और छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है, उसे कहते हैं घड़ी में टोला घड़ी में मासा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इनमें से शुद्धवर्तनी शब्द है, तो हमें बताना है शुद्धवर्तनी शब्द है। देखिए अब काफी कंफ्यूजिंग ये होता है, जब तक आपको उच्चारण पता नहीं होगा या फिर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आना बहुत मुश्किल है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम पे हिरण्यकशिपु होता है, इस तरीके से लिखा जाता है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु लिखा जाता है, हिरण्यकशिपु। सी की मात्रा आएगी और एक पी। ठीक है। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो उच्छृंखल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उच्छृंखल में देखिए इस तरीके से लिखा जाता है उच्छृंखल। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। नूपुर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नूपुर में बड़ा ऊ की मात्रा आती है और पू में छोटे की आती है। इसी प्रकार से वाल्मीकि काफी बार पूछा जाता है, वाल्मीकि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम पे पूछा जाता है शारीरिक, ये भी एग्जाम में आया, यूकेपीएससी के 2-3 एग्जाम में पूछा गया है शारीरिक। और इसी तरीके से हम पे पूछा जाता है चाहार दीवारी। चाहार दीवारी होता है, चाहार होता है और दीवारी, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। और कुमुदिनी, ये सभी जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं या फिर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पे है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। तो इसमें हमें बताना है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं पूर्वकालिक क्रिया की, तो पूर्वकालिक क्रिया के आपको जैसे कि पता है अन्य बहुत सारे भेद होते हैं, कर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, इसी प्रकार से एक पूर्वकालिक क्रिया भी होती है। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। मतलब एक क्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद क्या है दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे सीता घर बैठी थी, तो यहाँ पर एक ही क्रिया है बैठी थी। इसी प्रकार से वह कल आया था, यहाँ पर आया था एक ही क्रिया है। अब राम मोहन को मारकर भाग गया। अब देखिए यहाँ पर 2 क्रियाएं होती है, तो ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि राम मोहन को मारकर भाग गया। अब यहाँ पर 2 क्रियाएं कहां पर है, एक तो मारकर, एक भाग गया, यानी राम मोहन को मारकर भाग गया। मारकर, मारना एक क्रिया है और भागना दूसरी क्रिया है। मतलब मारकर, पहले उसने मारा और फिर वो भाग गया, यानी एक क्रिया उसने समाप्त करी और फिर दूसरी क्रिया क्या करी, प्रारंभ करी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना हमें, जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, जैसे ही मैं नहाकर ऑफिस जाऊंगा, यानी मैं नहाकर यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं नहाऊंगा फिर ऑफिस जाऊंगा, यानी एक क्रिया मैं समाप्त कर रहा हूं पहले नहाने की, और फिर क्या है दूसरी क्रिया ऑफिस जाने की। इसी प्रकार से राम मोहन को मारकर भाग गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम पे है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। वाक्य किस प्रकार का, किस कारक का है। तो इसमें बताना है भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। तो यहाँ पर सीधा सीधा कुछ नहीं हो जाएगा। जब दान देने की बारी आती है, देखिए कहीं पर भलाई और देने का भाव आता है तो सीधा सीधा हम पे संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, भूखे भूखे को अन्न दो, तो संप्रदान में हम पढ़ चुके हैं संप्रदान के लिए, यानी भूखे के लिए अन्न दो और जल, और प्यासे को पानी दो। तो यहाँ पर सीधा सीधा भलाई हो रही है। जैसे एक वाक्य हम पे काफी बार आता है, माँ ने नौकरानी को कपड़े दिए। तो यहाँ पर माँ ने क्या करा, नौकरानी को कपड़े दिए, यानी नौकरानी के लिए कपड़े दिए, तो उसकी भलाई के लिए कार्य किया। तो जहां पर भी भलाई का कार्य, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दान देना प्लस भलाई कार्य, संप्रदान इक्वल्स टू दान देना प्लस भलाई करना। ये किस में होता है, संप्रदान कारक में होता है। इसी प्रकार से अपदान आता है, इसमें क्या होता है, अलगाव का भाव होता है, अलगाव का भाव आएगा इसमें। प्लस जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं,
अलगाव का भाव, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक पेड़ है उससे पत्ते गिर रहे हैं, यानी जो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने का भाव आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल और हम देखते हैं कि चूहा बिल से बाहर निकलता है, तो चूहा जो है बिल से बाहर निकलता है, मतलब बिल से अलग हो रहा है वो। जब भी अलगाव का भाव आएगा तो अपदान कारक होता है। इसी प्रकार से संबंध कारक क्या होता है, जो संबंध बताता है। जैसे अंबर का के की रा रे री, जैसे मोहन सोहन का भाई है। अब इसमें मोहन और सोहन का जो संबंध बता रहा है, ये हमारा का कारक चिन्ह बता रहा है, और कारक चिन्ह को ही क्या कहते हैं, हम प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, एक बार हम पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो कारक को क्या कहते हैं, प्रसर्ग, प्रसर्ग। ठीक है, कारक चिन्हों को प्रसर्ग भी कहते हैं। तो इस चीज को आपको नोट करना है। और अधिकरण का सिंपल सा क्या है, मैं पर, समय और स्थान, समय और स्थान इसमें बताता है। जैसे कि मैं बोलूं कि हमारे आंगन में बगीचा है, तो क्या पर है, आंगन में बगीचा है, यानी क्या किसकी बात कर रहा है, कि आंगन की बात कर रहा है, कि आंगन में क्या है, बगीचा है। तो अधिकरण मैं पर होता है इसमें। ठीक है, इसकी विभक्ति होती है मैं या पर। इस चीज को आपको नोट करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आदरी शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखिए काफी बार बच्चे क्या होता है कि सीधा सीधा देखते हैं कि यार आदरी तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, स्किप कर देते हैं। तो आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन के साथ यहाँ पर। तो अगर आपने पर्यायवाची पढ़ा है, आदरी किसका पर्यायवाची होता है, आदरी होता है पर्वत का पर्यायवाची। ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछता है कि निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है, तो क्या पूछता है कि इसका अर्थ क्या है। तो आदरी का अर्थ होता है पर्वत। इसी प्रकार से मैं बात करूं, नग भी पर्वत का ही होता है, या फिर शैल पर्वत का ही होता है। हमने देखा है शैल किसका होता है, पर्वत का होता है। इसी प्रकार से अंचल भी पर्वत का होता है, अंचल। इसी प्रकार से महीधर, महीधर बहुत इंपॉर्टेंट है, महीधर भी पर्वत का होता है। और गिरी पर्वत का होता है, गिरी, या फिर तंगु भी इसी का होता है, तुंग सॉरी, तंगु इसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो नहीं है फिर से आ गया, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे, नहीं है बताना है हमें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रत्न। तो रत्न क्या है, रत्न तो पुल्लिंग है, रत्न अच्छा है, या फिर अच्छा रत्न। मोती अच्छा अच्छी, इसको हम देखते हैं विशेषण लगाते हैं, अच्छा अच्छी, तो अच्छा मोती की अच्छी मोती, अच्छा मोती होता है। अब नकल, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो नकल क्या है हम पे, ये हो जाएगा नकल क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार क्या होता है, हम इस चीज को हल्के में लेते हैं। इस बार शायद कनिष्ठ के एग्जाम में 2 उपसर्ग आए थे, काफी बच्चे उसे गलत करके आए थे, तो इस चीज की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए दुरात्मा, तो दुरात्मा में हमें बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें भी दुर हो जाएगा। अगर इसके उसकी बात करेंगे संधि विच्छेद की, सॉरी संधि विच्छेद, इसका अगर विग्रह की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा दुर्धन व्यवहार। इस प्रकार से इसको टूटेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दुरुपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से दुर्लभ, आपने देखा होगा, दुर्लभ में भी यही उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करूं दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, इन सभी में क्या हो जाएगा, दुरुपसर्ग हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको नोट करना है कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर है, दुर्भाग्य में दुरुपसर्ग है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है काफी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। सॉरी, इसके ऑप्शन में तो गड़बड़ हो गई है, तो इसका ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही होगा। तो ये दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन इसका हो सकता है, इस चीज को आपको नोट करना है। बाकी इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें में बताना है। अल्प विराम, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, एक ये उपवाक्य हो गया। ठीक है, एक वाक्य ये हो गया, कल उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पर 2 उपवाक्य। तो कहीं पर भी आपको याद रखना है, जब 2 उपवाक्य जुड़ते हैं तो उनका क्या होता है, बीच में कॉमा का इस्तेमाल होता है, यानी है पर क्या होगा, कॉमा का इस्तेमाल होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको डेफिनेशन। जब भी उपवाक्य, उपवाक्यों को, उपवाक्य, उपवाक्यों को, उपवाक्यों के पूर्व और अंत में, पूर्व और अंत में, पूर्व और पश्चात, उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात में भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम लगता है। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। जहां पर भी 2 उपवाक्य होंगे हमारे, उनके पूर्व और पश्चात में क्या होता है,
अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इस चीज को नोट करना है। बाकी अर्धविराम का चिन्ह आप ये देख लीजिए, इस प्रकार होता है, विवरण का ये होता है, और लाघव का एक आता है हम पे हंस पद, हंस पद या त्रुटि बोधक भी इसी को कहते हैं। तो इसे इस प्रकार से होता है, ठीक है। जहां पर कभी हमारा अंश छूट जाता है वाक्य में तो उसका प्रयोग किया जाता है हंस पद का, काफी इंपॉर्टेंट ये है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो अल्प प्राण ध्वनियां क्या होते हैं? अल्प प्राण ध्वनियां अगर मैं बात करूं, हमने तो स्पर्श व्यंजन देखे, उसमें हमें क्या होता है, सबसे पहले आता है अल्प प्राण, अल्प प्राण हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है? महाप्राण, ठीक है, महाप्राण हो जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण आ जाता है। फिर हम पे आता है महाप्राण, महाप्राण, और फिर हम पे क्या आता है? अल्प प्राण। ये होता है हमारे स्पर्श व्यंजनों की, इसमें जो वर्ग होता है उसमें डिवाइडेड टेबल। तो पहला क्या हो जाएगा हम पे? अल्प प्राण हो जाएगा, यानी हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का तीसरा और हर वर्ग का जो पांचवा है हम पे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं महाप्राण, हर वर्ग का दूसरा और हर वर्ग का तीसरा। तो इसको आपको याद रखना है, अल्प महा और अल्प करके, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। और यहाँ पर अगर हम टेबल की बात करें तो हमारी किस तरीके से लिखी जाती है? कचट तब, क च ट त और प। तो जो यहाँ पर सीधा सीधा है। अब आपको यहाँ पर टेबल पूरी, इस समय क्या होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, काफी स्टूडेंट फिर कंप्लेन करते हैं सर सोल्यूशन जो है बहुत लंबा हो रहा है, तो सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है जो चौ वर्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो चौ वर्ग क्या हो जाएगा? चौ, जौ और यौ, ये क्या हो जाएंगे? हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज को नोट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, कलवा उपन्यास के लेखक है। तो कलवा उपन्यास किसका है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उपन्यास है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, शायद ये यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। तो कलवा उपन्यास के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन बी मन्नू भंडारी जी। अब थोड़ा मन्नू भंडारी जी के बारे में जान लेते हैं। बात करें मन्नू भंडारी जी की तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1931 में। और इनकी मृत्यु देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये है, 15 नवंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी देखिए, अब करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि आयोग जो है 2022 के ही पूछे गए, 23 के, वो कभी भी पूछ सकता है। 20 हमने देखा है, 19-20 के भी वो पूछ रहा है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मन्नू भंडारी की मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 2021 को। इसी के साथ साथ इनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई है अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले हुई है। तो मन्नू भंडारी जी की अगर मैं उपन्यास की बात करूं, उपन्यास, तो इनका उपन्यास कौन कौन से हो जाएंगे? इनका उपन्यास हो जाएगा आपका बंटी, आपका बंटी इनका उपन्यास हो जाएगा। इसी प्रकार से इनका उपन्यास महाभोज है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है महाभोज। और इनका कौन सा उपन्यास है? 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। ये क्या किसका हो जाएगा? मन्नू भंडारी जी का उपन्यास हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। कहानी मन्नू भंडारी जी की कौन सी है? मन्नू भंडारी जी की अगर कहानी की बात करूं तो इनकी कहानी हो जाएगी यही सच है। ये हमसे एग्जाम में पूछी गई थी, यही सच है। ये वीडियो के एग्जाम में पूछी गई रचना है यूपीएससी आयोग के द्वारा। और कौन सी आती है इनकी? मैं हार गई, मैं हार गई, ये किसकी है? ये भी मन्नू भंडारी जी की है। इसी प्रकार से त्रिशंकु भी इन्हीं की है, त्रिशंकु किसकी है? मन्नू भंडारी जी की है। और अगली पटकथा इनकी अगर बात करूं, पटकथा कौन सी है मन्नू भंडारी जी की? तो ये हो जाएगी इनकी रजनी, निर्मला और दर्पण, रजनी, निर्मला और दर्पण। तो आप इनके नोट कर सकते हैं, सॉरी, रजनी, निर्मला, निर्मला और दर्पण किसकी पटकथा है? मन्नू भंडारी जी की पटकथा है। और इनकी आत्मकथा की मैं बात करूं, आत्मकथा, तो मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा हो जाएंगी एक यह कहानी, ये भी यह कहानी, एक कहानी यह भी, सॉरी, एक कहानी यह भी, ये सब हो जाएंगी मन्नू भंडारी जी की रचनाएं प्लस आत्मकथा। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो इस चीज अब हो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, पर हम जब प्रैक्टिस सेट में हमारा एक लेखक आता है तो अभी तक हम कम से कम 5-7 राइटरों को देख चुके हैं। तो आने वाले एग्जाम में हम लगभग सारे एग्जाम से पहले राइटरों को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है? तो किस शब्द का पर्यायवाची गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य दिवस यामावासर। तो सूर्य के पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर, कोई सूर्य का है और इसमें आधे चंद्रमा के हैं। तो ऑप्शन डी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही, दु धन तर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दुस धन तर हो जाएगा। तो दुस में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आपको नोट करना है, विसर्ग संधि किसमें हो जाएगी? दुस्तर में। इसी प्रकार से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक दुष्कर आता है हम पे, आपने देखा होगा दुष्कर, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। दुष्कर की अगर मैं बात करूं संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? दुस धन कर, इसका हो जाएगा दुस धन कर। तो इसमें अगर मैं संधि पूछूं आपसे कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन
संधि इसमें हो जाएगी। लेकिन अगर दुस्तर में पूछूंगा तो दुस्तर में हो जाएगा विसर्ग संधि। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना है आपको, दुस्तर और दुस्तर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किसके राम कैसे राम नामक रचना के रचनाकार हैं? तो किसके राम कैसे राम, ये हो जाएगी शैलेश मटियानी जी की। ऑप्शन डी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शैलेश मटियानी जी की अन्य रचनाएं मैं आपको बताऊं तो शैलेश मटियानी जी की 52 नदियों का संगम, ठीक है, चंद औरतों का शहर, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? शैलेश मटियानी जी की रचनाएं हैं, जिनका जन्म उत्तराखंड में होता है 14 अक्टूबर 1931 को। इसे हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यह मेज मोहन से टूट गई, वाच्य की पहचान करें। तो यहाँ पर काफी बच्चों का ये वीक पॉइंट होता है। देखिए वाच्य जो होता है हम पे 3 प्रकार के होते हैं, पता है कि कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। तो काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। इस टॉपिक को आपका यहीं पर समाप्त करा देता हूँ। पहले भी मैंने कराया था, देखिए काफी बच्चों को इसमें डाउट हुआ होगा, लेकिन मैं आज दोबारा से इसे करा देता हूँ। इसके बाद हम इसे आगे देखते रहेंगे। तो कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य को हमें कैसे पहचानना होता है। अब यहाँ पर क्या है, यह मेज मोहन से टूट गई। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें सबसे पहले क्रिया पता होनी चाहिए कि कौन सी हम पे क्रिया है, फिर हम कुछ विभक्ति चिन्ह देखते हैं। तो यहाँ पर क्रिया हमें देखना है, यह मेज मोहन से टूट गई। क्या टूट गई? अब क्रिया, अगर सकर्मक क्रिया में हम क्या प्रश्न करते हैं, क्या टूट गई? मेज टूट गई। तो मोहन से क्या टूट गई, कर्ता के साथ हम प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? मोहन। तो मोहन से क्या टूट गई? मोहन से मेज टूट गई, हमें उत्तर मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर किसको तो यहाँ पर हमें अगर उत्तर मिलता है तो क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो सकर्मक क्रिया कभी भी होती है तो आपको याद रखना है कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? सकर्मक क्रिया में कर्मवाच्य होता है। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है? कभी भी कर्मवाच्य आता है तो आपको ये देखना है, कर्मवाच्य में से आएगा हमेशा, प्लस के द्वारा इसमें होगा, या जाता जाए प्लस इसमें क्या होगी? क्रिया हमेशा सकर्मक। क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी इसमें। तो इस चीज को आपको हमेशा नोट करना है कि जब भी क्या होगा, से प्लस के द्वारा प्लस जाता जाए और सकर्मक क्रिया होगी तो कर्मवाच्य होगा। इसी प्रकार से अगर मैं भाववाच्य की बात करूं तो इसमें भी क्या होगा, से प्लस के द्वारा इसमें हमेशा आएगा, और इसमें क्या होगा, जाता जाए इसमें भी आएगा, से प्लस के द्वारा और जाता जाए। लेकिन इसमें क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हमेशा आपको नोट करना है, अगर इसमें अकर्मक क्रिया होती तो ये क्या हो जाता? भाववाच्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर सकर्मक क्रिया है तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और कर्तवाच्य की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है? से प्लस के द्वारा ये आता ही नहीं है। इस चीज को आपको हमेशा नोट करना है, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां पर भी से प्लस के द्वारा होगा तो आपको सीधा सीधा एक तो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने ये पढ़ा है, अब इसमें से आ गया, ठीक है, तो के द्वारा, से और के द्वारा कहीं भी दिख जाए तो इसको तो आपको पहले ही काट देना है कि कर्तवाच्य में से और के द्वारा नहीं आता है। अब आप पे 2 ऑप्शन बचते हैं। अब आपको क्रिया पहचाननी है, सकर्मक है अकर्मक है। तो जो भी क्रिया आप पहचान पाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, से और के द्वारा नहीं होता, बल्कि इसके क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है, प्लस इसमें क्या होता है, कर्ता ने फॉर्म में होता है, कर्ता ने, प्लस इसमें क्या होता है, सक्ता वाक्य के अंत में आता है, सक्ता। और क्रिया इसमें कैसी होती है? अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, अकर्मक प्लस सकर्मक क्रिया, इसमें दोनों ही क्रिया होती है। तो आपको ये पहचानना है। कभी भी वाक्य आ जाए, वाक्य के अंत में हमेशा याद करिएगा। देखिए अब कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। जब वाक्य के अंत में आता है मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है इसमें कौन सा वाक्य है, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपने देखा सकता आ गया तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है वहां पर। इसी प्रकार से अगर मोहन ने मेज तोड़ दी तो मोहन ने आ गया तो कर्ता ने आ गया, तो कर्ता की प्रधानता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका वैसे क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द है, तो अंगीठी का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगिनिष्ठिका। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जहां शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, जहां शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार होता है। तो कल मैंने आपको बताया था, जब भी शब्द या शब्दांशों की जो आवृत्ति होती है और उनका अर्थ भिन्न होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है यमक अलंकार। ऑप्शन बी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आता है इसका, कनक कनकते 100 गुने। तो एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है। दूसरे कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। इसी प्रकार से एक आता है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का बैर, मन का डारी के मन का बैर। तो इसमें क्या होता है, एक तो मन हो जाएगा हमारा जो मनोभाव है, अंदर का भाव, उसे मन के लिए कह रहा है। दूसरा क्या है, मन का मतलब क्या होता है, माला, यानी माला की मोती को भी मन कहा जाता है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य वर्ष कब प्रारंभ किया? तो ये बताना है। सबसे पहले तो आचार्य महावीर द्विवेदी ने किसका प्रारंभ किया? सरस्वती पत्रिका का। तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको इस चीज को भी नोट करना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या करा? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और कब किया था? ये किया था इन्होंने 1903 में। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो जौनसारी बोली किस में आती है? जौनसारी बोली आ जाएगी, ऑप्शन ए हम पे हो जाएगा, पश्चिमी पहाड़ी में। अगर हम इस तरीके से अगर मैप भी देखें उत्तराखंड का, या आपने उत्तराखंड का अगर मैप देखा हो, इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड का मैप है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर, पूरब, और ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। तो जौनसार हमने ये देखा है ना, देहरादून यहाँ पे आता है हमारा। देहरादून हमारे पश्चिमी में, उत्तराखंड के जो पश्चिमी इलाके है उसमें बसा है देहरादून, और देहरादून के ही जो पश्चिम में बसा है वो कौन सा बचा है? जौनसार भावर। तो वो कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी पहाड़ी। हमने देखा है ना कि जो पहाड़ी अब बोली है उसका विकास किससे हुआ है? उसका विकास हुआ है खस से। आपको इस चीज को नोट कर सकते हैं, खस से इसका विकास हुआ है, खस अपभ्रंश से। और खस पर किसका हमें भाव देखने को मिलता है? खस पर हमें भाव देखने को मिलता है सौर यानी अपभ्रंश का भाव। तो क्या होता है? जो पश्चिमी पहाड़ी है वो खस के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द कौन सा है? देखिए इस बार सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है, तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आ जाए। देशज शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी हम पे पेड़। तो इस चीज को आपको याद करते हुए चलना है। देखिए इन सब में कोई ट्रिक नहीं होती है, कुछ शब्द आप पहचान पाओगे। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने धरती इसका ऑप्शन करा होगा, बहुत से लोगों ने पुस्तक कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर पेड़ है। ये शब्द आपको याद करने से ही होंगे, क्योंकि देशज शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई स्रोत ज्ञात नहीं होता, जो अंदर देश में जन्मे होते हैं, जिनका कोई भी स्रोत ज्ञात नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि पेड़ हो गया, थैला हो गया, लोटा हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? हम पे देशज शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अन्वयस्क शब्द का आश्रय है। तो अन्वयस्क शब्द का आश्रय क्या हो जाएगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ऑप्शन डी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका मन किसी दूर हो उसे क्या कहा जाता है? अन्यमनस्क। और इसी का क्या होता है? एक और आता है हम पे, इसी का हो जाएगा अनमना। अनमना भी इसी को कहा जाता है, अनमना। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्न राष्ट्रीय उद्यान व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, तो कभी भी नहीं आ जाए तो अंडरलाइन हो गया सीधा। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अब पता करना है, नहीं है पूछ रहा है। तो कॉर्बेट, ये बिल्कुल पहला ही गलत हो जाएगा हम पे। कॉर्बेट क्या हो जाएगा? कॉर्बेट का जो क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं इसे, इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 520.82 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें कॉर्बेट की, तो ये कौन से इलाकों में हो जाएगा? ये हो जाएगा हम पे पौड़ी प्लस नैनीताल में हो जाएगा। पौड़ी और नैनीताल में हो जाएगा। नैनीताल में क्या हो जाएगा? कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। पौड़ी में इसका क्षेत्रफल की बात करें तो पौड़ी में हो जाएगा इसका हिस्सा 312.76 के लगभग है, और यही नैनीताल में इसका हिस्सा है 208.8। ठीक है, इतना एरिया इसका नैनीताल में हो जाएगा। और बात करें कॉर्बेट की स्थापना की, तो 1936 में क्या होता है? 1936 में कॉर्बेट की स्थापना होती है। इसी प्रकार से मैं नंदा देवी की बात करूं तो नंदा देवी कहां पर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, नंदा देवी हो जाएगा चमोली में। ये हो जाएगा चमोली में। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1982 में इसकी स्थापना होती है। और इसको एक और आता है, इससे यूनेस्को में कब रखा गया? यूनेस्को में इसको रखा गया था लगभग 1988 में। 1988 में क्या करा गया? इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन सी हम पे है राजा जी। तो राजा जी कहां पर हो जाएगा? तो राजा जी हो जाएगा पीएचडी। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पीएचडी। इससे क्या हो जाएगा? पीएचडी यानी पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, 3 इलाकों में क्या हो जाएगा? हमारा राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है राजा जी की? राजा जी की स्थापना होती है 1983 में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। देवी महोत्सव मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो देवी महोत्सव जो मेला होता है ये होता है ऑप्शन सी हम पे चंपावत में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपावत में क्या होता है? और दीप महोत्सव भी चंपावत में होता है, दीप महोत्सव। तो ये दोनों अलग अलग हैं, दीप महोत्सव अलग है और देवी महोत्सव अलग है। जो दीप महोत्सव है इसका आयोजन कब होता है? इसका आयोजन होता है दीपावली पर। दीपावली पर इसका आयोजन होता है। और इसका क्या होता है? खेती खान चंपावत में होता है। अगर पर्टिकुलर स्थान पूछ ले जाए तो खेती खान चंपावत में ही होता है, खेती खान चंपावत में। तो इस चीज को आपको नोट करना है। बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में काफी ज्यादा महोत्सव होते हैं। तो इसमें आता है जुमली हवा सामो महोत्सव। कहाँ होता है? जुमली हवा सामो महोत्सव, हवा सामो महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है पिथौरागढ़ में। इसी प्रकार से क्या होता है? गंगवानी महोत्सव। कौन सा? गंगवानी महोत्सव। अब काफी लोग गंगवानी समझ के इसको क्या है हरिद्वार कराएंगे, लेकिन गंगवानी महोत्सव कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में महोत्सव। इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है? काली छीना महोत्सव, कना छीना महोत्सव, कनाली छीना महोत्सव कहाँ पर होता है? ये भी
पिथौरागढ़ में होता है। इसी प्रकार से छोलिया नृत्य महोत्सव, छोलिया नृत्य महोत्सव, नृत्य महोत्सव ये कहाँ पर होता है? सब पिथौरागढ़ में होता है। बात करें अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में एक बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव देखने को मिलता है, नंदा देवी महोत्सव। कहाँ होता है? अल्मोड़ा में होता है। और इसी प्रकार से मैं नैनीताल की बात करूं तो नैनीताल में भी नंदा देवी महोत्सव होता है। कौन सा होता है? नंदा देवी महोत्सव, नंदा देवी महोत्सव। ये दोनों ही जगह होता है, लेकिन अगर नैनीताल के लिए पूछा जाए पर्टिकुलरली तो 1902 से ही होता है नैनीताल में। 1902 से, कब से होता है? 1902 से। क्या होता है? नंदा देवी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आकी जाती है। तो कब से? एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है जीएस में, ये राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों की वोट की कीमत संख्या किस के आधार पर की जाती है? तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये की जाती है। उत्तराखंड में प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है? अब सबको पता है कि जो इसकी वैल्यू होती है, देखिए ये अब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, मैं इसे कहूंगा ये विंसर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वहीं से दिया गया है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 64, ऑप्शन डी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वैल्यू निकालना, अगर आपने देखा होगा कि प्रत्येक विधायक की जो वैल्यू होती है या फिर इनकी निकाली जाती है, टोटल विधानसभा सीटों से आपका कैलकुलेशन होता है, फिर आपके पॉपुलेशन से कैलकुलेशन होता है, राज्य की पॉपुलेशन क्या है, उस हिसाब से एक विधायक की वोट की कीमत होती है। अब आपने देखा होगा ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पड़े 55 लाख ना 5 लाख वोट या फिर ये लाख वोट। तो जब ये लाख में आते हैं तो आपने देखा है कि सांसद हम पे 500 हैं, टोटल हम पे विधायक क्या है पूरे भारत भर में कम से कम 1000 लगभग है। तो इनको लाखों वोट कहां से पड़ते हैं? इनको लाखों वोट क्या होता है? विधायकों की जो है वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो उत्तराखंड का जो विधायक है, एक विधायक, उसके वोट की वैल्यू है 64। ये आपको नोट करना है, डायरेक्ट फैक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका है अब तक? ये 25 लोगों को मिल चुका है। डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है, 25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, तो इसको कब मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? इसको मिला था, ऑप्शन ए हम पे बिल्कुल से हो जाएगा, 15 जनवरी 2009 को। अब बात करें हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो इसका क्या है? सबसे पहले इसकी स्थापना आती है। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी होती है श्रीनगर में, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? श्रीनगर में। और इसकी स्थापना होती है गढ़वाल विश्वविद्यालय के रूप में, और होती है 1973 में। हम देखा है 1973 में क्या होता है कि गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय की क्या होती है? स्थापना होती है। इसकी होती है गढ़वाल विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना 1973 में। और अप्रैल 1989 में क्या होता है? एचएनबी इसका नाम रखा जाता है, यानी इसके नाम के आगे जोड़ा जाता है हेमंती नंदन बहुगुणा, इसके नाम के आगे जोड़ा जाता है हेमंती नंदन बहुगुणा कर दिया गया, मैं नाम परिवर्तन नाम कर दिया गया। तो अप्रैल 1989 में क्या करा? इसका नाम हेमंती नंदन के नाम पर इसका नामकरण किया गया। और इसकी स्थापना पूछेगा 1973 में इसकी स्थापना होती है गढ़वाल विश्वविद्यालय के रूप में, और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 15 जनवरी 2009 को। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न जल परियोजनाओं व नदियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है हमें, ऑप्शन डी हम पे बिल्कुल से हो जाएगा, चीला परियोजना। चीला परियोजना रामगंगा ना होकर कहां पर है? चीला परियोजना हो जाएगी हम पे, चीला परियोजना है गंगा नदी पर, जो कि पौड़ी में है, यानी ये हो जाएगी गंगा नदी पर पौड़ी में, ठीक है। चीला परियोजना कहां पर है? गंगा नदी पर पौड़ी में। और इसके बात करें, इसकी 144 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है। और 1980 से 1981 में इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मेन परियोजनाएं इंपॉर्टेंट होती है कौन से जिले में है, कौन सी नदी पर है, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगर आपको याद करने हैं तो ठीक है, आप अगर याद हो जाते हैं इजीली सही है, वरना इनके पीछे मत भागिए। अगर ये आएंगे तो ये बहुत ही टफ है, क्योंकि आप सबके नहीं रट पाएंगे, इतनी सारी परियोजनाएं हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, खाली फालतू का क्वेश्चन है। मैं ऐसे कहूंगा ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, फिर आप गलती से अटेम्प्ट कर लेते हैं, तुक्के मारते हैं, और क्या होता है आपका फिर नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज से बचिए। बाकी टनकपुर परियोजना कहां पर है? शारदा नदी पर हो जाएगी, चंपावत में, ठीक है। इस चीज को आपको नोट करना है, ये हो जाएगी चंपावत में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करूं इसकी 120 मेगावाट की हो जाएगी, 120 मेगावाट की हो जाएगी। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1993 के आसपास। इसी प्रकार से खुदरी परियोजना कहां पर हो जाएगी? ये हो जाएगी यमुना नदी पर हो जाएगी। और कहां पर ये है देहरादून में, ये हो जाएगी देहरादून में। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 100 पहले तो 120 मेगावाट की है ये भी, ठीक है। ये परियोजना भी 120 मेगावाट की हो जाएगी। और इसकी स्थापना आती है तो हो जाएगा 1983 से 84 के लगभग ये परियोजनाएं बनी थी। और छिब्रो परियोजना आती है तो छिब्रो भी कहां पर हो जाएगी? देहरादून में हो जाएगी। और ये टॉन्स नदी पर है।
इसकी ये 240 मेगावाट की हो जाएगी और इसका स्थापना वर्ष पूछेगा तो 1974। ये परीक्षावाणी में मेंशन है, देखिए 1974 से 76 तक इसका परियोजना वर्ष है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह है। एक हम पे आता है ढालीपुर ढकरानी परियोजनाएं, वो भी कहाँ पर हो जाएंगी, यमुना नदी पर। यानी नहीं, यमुना पर अगर मैं आपको एक और अन्य परियोजनाएं बताऊं तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ढालीपुर ढालीपुर प्लस ढालीपुर प्लस ढकरानी। ये दोनों परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हम पे पूछी जाती है एग्जाम में कि ढालीपुर और ढकरानी परियोजनाएं कहाँ पर है, ये यमुना नदी पर हो जाएंगी और दोनों ही कहाँ पर हैं, देहरादून में। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ पर हो जाएंगी, देहरादून में हो जाएंगी। एक हम पे आता है लोहिया हेड परियोजना, ये कहाँ पर हो जाएगी, शारदा नदी पर और उधम सिंह नगर में ये हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हिमालयन म्यूजियम ऋषिकेश में हो जाएगा, बिल्कुल सुमेलित है ये। इसी प्रकार से हिमालयन संग्रहालय, देखिए हिमालय ल य आ गया तो ये य वाला जो है उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल से हो जाएगा, जिसे हम देख चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारा क्या है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, वहाँ पे क्या है हिमालयन संग्रहालय है उत्तरकाशी में। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में खुटानी में हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, मोलाराम संग्रहालय टिहरी, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये कहाँ पर, टिहरी ना होकर कहाँ है, श्रीनगर में। श्रीनगर में क्या हो जाएगा, मोलाराम संग्रहालय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, तो जो बांज और बुरांस के पौधे हैं, अब सबसे पहले क्या है, ये हो जाएंगे समशीतोष्ण वनों की विशेषताएं। ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बांज और बुरांस होते हैं, हमने देखा ना कि पहाड़ों में होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, जहां पर क्या होता है समशीतोष्ण वनों की विशेषताएं क्या है कि वहां पर क्या होता है, बांज और बुरांस होता है। अगर मैं यहाँ पर बुरांस की बात करूं तो बुरांस क्या है हमारा, राजकीय क्या हो जाएगा, राजकीय पुष्प हो जाएगा, राजकीय वृक्ष, राजकीय राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा, बुरांस हो जाएगा। और इसकी बात करूं राजकीय वृक्ष की, तो इसका अगर जो वैज्ञानिक नाम आता है हमें देखने के लिए, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, रोडो, इसको लिख देता हूं मैं, रोडोट्रेनियम अर्बोरियम, अर्बोरियम शायद इसका नाम हो जाता है। ठीक है, अर्बोरियम इसका नाम हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। बात करें ये कितनी ऊंचाई पर मिलता है, तो 1500 से लगभग 1500 से 4000 फीट की ऊंचाई पर ये मिलता है हमें। 4000 फीट की ऊंचाई पर ये क्या मिलता है, ये पौधा मिलता है हमें। ये क्या मिलता है, 4000 मीटर, फीट नहीं, मीटर की ऊंचाई पर ये हमें मिलता है। कहाँ मिलता है, 1500 से 4000 की ऊंचाई पर यह पौधा हमें मिलता है। तो इस चीज को आपको नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी हमसे क्या पूछ लेता है कि कितनी ऊंचाई पर जो है वहाँ बुरांस का वृक्ष मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण इससे आता है कि 1974 में क्या करा था, जो ये बुरांस का वृक्ष है इसको क्या करा था, संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया था। 1974 से संरक्षित वन अधिनियम के तहत क्या करा, इसको संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया, वृक्ष घोषित। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। अब तक देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है। तो ये डायरेक्ट जीएस का फैक्ट है एक, कि जो अभी देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करती है सतलुज नदी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे टिहरी की बात कर रहे हैं 2023 में, अभी इसी मार्च में लक्ष्य था कि जो टिहरी की जो टोटल क्षमता है, हमें पता है टोटल क्षमता कितनी है उसकी, लगभग 2600 या 2000 के लगभग है। तो उस क्षमता को क्या है पूर्ण रूप से अब सुचारू कर दिया जाएगा। अभी तक क्या है, टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है उससे हमें 1000 मेगावाट की बिजली मिलती है, जो कि 2005 से सुचारू है। लेकिन अभी वर्तमान 2023 से इसको क्या कर दिया जाएगा, फुल्ली इसको क्या है, जितने की ये परियोजना है 2-2500 मेगावाट की, इसको सुचारू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। गोलू देवता का उद्भव स्थान है, तो गोलू देवता का उद्भव स्थान हो जाएगा चंपावत। हिस्ट्री में हम इसे देख चुके हैं, जो गोलू देवता का जो उद्गम या उद्भव स्थान है वो हो जाएगा चंपावत। और कुमाऊं के जो न्याय के देवता हैं, या फिर जिनके अदालत में न्याय की गुहार लगाई जाती है या पर्ची लिखी जाती है, वो कौन सा हो जाएगा, गोलू देवता हो जाएगा। और इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर आता है गोलू देवता का मंदिर, वो हो जाएगा अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। योधेय मुद्राओं में निम्न में से किस देवता का चित्रण मिलता है। तो योधेय मुद्राओं में जो होता है चित्रण मिलता है कार्तिकेय देवता का। ठीक है, जो कार्तिकेय जी हैं उनका कहाँ चित्रण देखने को मिलता है, योधेय मुद्राओं में मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस है, इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। चंद शासन काल में राजा जिसने जमीन गूठ या दान देता था उसे कहा जाता था। तो चंद काल में जिसे राजा जिसे जमीन और गूठ या दान में देता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था, ऑप्शन बी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा, थातवान। तो यहाँ पर क्या होता था, थातवान को चंद काल में क्या कहा जाता था, जिसे जमीन गूठ दान में दी जाती थी उसे कहा जाता था थातवान। ऑप्शन सी और डी हम पे क्या है,
सिकदार या सीरीदार, जो सिकदार या सीरीदार क्या होते थे, ये होते थे नागरिक परगने के मुख्य अधिकारी। ठीक है, हो जाएंगे नागरिक परगने के मुख्य अधिकारी, नागरिक परगने के मुख्य अधिकारी। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है, नागरिक परगने का मुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी। ऑप्शन डी और सी दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, एक आता है हम पर खाईकर, आपने देखा होगा खाईकर क्या होता है, नगद के बदले अनाज। ठीक है, नगद के सिरतान या सिरतान को ही क्या कहा जाता है, या इस मतलब सिरतान क्या होता है, नगद जो कर देता था, आपने देखा होगा ना नगद कर देना। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन बताता सिरतान किस प्रकार का कर था, तो ये था नगद कर, तो नगद कर देता था, ये क्या करता था, नगद कर। ठीक है, सिरतान क्या हो जाएगा, सिरती क्या हो जाएगा, नगद कर। ठीक है, इस प्रकार आपको नोट करना है, जो व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था। एक आता है हम पे खाईकर, तो खाईकर क्या हो जाएगा, नगद प्लस अनाज दोनों ही जो देता था उसे कहा जाता था खाईकर। सिरतान क्या होता था, वह व्यापारी जिससे व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर होता था सिरतान। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, रूपचंद के त्रिवेणिक धर्म निर्णायक सामाजिक व्यवस्था में छयोड़े होते थे। तो जो रूपचंद ने त्रिवेणिक नायक धर्म सामाजिक व्यवस्था में क्या बनाया था, छयोड़े क्या होते थे वहां पर, छयोड़े होते थे हमारे, ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, घरों के सेवक। उन्हें क्या कहा जाता था कि छयोड़े। छयोड़े किसे कहा जाता था, रूपचंद के त्रिवेणिक धर्म निर्णायक सामाजिक व्यवस्था में घर के सेवकों को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी। तो एक क्या हो जाएगा, कुमाऊं का चाणक्य, इसे क्या बोला जाता है, हर्षदेव जोशी को क्या बोला जाता है, कुमाऊं का चाणक्य। तो इस चीज को नोट करना है आपको, कुमाऊं का चाणक्य कौन है, हर्षदेव जोशी। चंद शासक के दीवान थे, तो काफी बच्चों को इसमें डाउट था, ये किस चंद शासक के दीवान थे, ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये दीवान थे दीपचंद के। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो दीपचंद के जो दीवान होते हैं यहाँ पे शिव दत्त जोशी होते हैं, लेकिन शिव दत्त जोशी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो हर्षदेव जोशी होते हैं, इन्हीं को क्या होता है, दीपचंद का दीवान या बख्शी बनाया जाता है, दीवान या बख्शी इनको बनाया जाता है, और फिर वही इनका जो है कार्यभार संभालते हैं। इसी दीपचंद क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए दीपचंद के समय क्या होता, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। दीपचंद के समय उत्तराखंड में, मतलब जब दीपचंद का शासन काल था, तो उस समय क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना। और ये कब हुआ था, 1761 में ये होता है ये युद्ध। और तब किसका शासन था, यहाँ पर शासन था दीपचंद का। और यहाँ पर क्या है, हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी को आपको पता है, इनको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, या फिर कुमाऊं का किंग मेकर, कुमाऊं का किंग मेकर। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कुमाऊं का किंग नहीं आएगा, देखिए किंग आ जाएगा तो कुमाऊं का बेताज बादशाह, ये तो रैमजे हो जाएंगे, लेकिन कुमाऊं का किंग मेकर आ जाएगा तो ये कौन हो जाएगा, हर्षदेव जोशी हो जाएगा। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को अल्वारविक कहा गया, किसके द्वारा, कैप्टन येरसे और डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा। अल्वारविक कहा गया इन्हें, किसके द्वारा, ये कहा गया इन्हें डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन येरसे द्वारा, इन्हें क्या कहा था, अल्वारविक कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, भोटिया व तिब्बती पर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक। तो भोटिया और तिब्बतियों पर जिसने सिरती कर लगाया था, देखिए सिरती अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, नगद कर था, ये कौन लगाता है, चंद शासक, ये लगाता है ऑप्शन डी, बाज बहादुर चंद। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करूं बाज बहादुर चंद की, तो इसे क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बलबन भी इसी को कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुमाऊं का बलबन। कभी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, कुमाऊं का बलबन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। इसी ने क्या करा था, इसने देखिए भोटिया और तिब्बतियों पर तो सिरती कर तो लगाया था, साथ साथ इसने क्या लगाया था, कुमाऊं में जजिया कर। यानी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कुमाऊं में जजिया कर किसने लगाया था, तो ये भी लगाया था कुमाऊं में, कुमाऊं देखिए शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कुमाऊं में जजिया कर, कुमाऊं में जजिया कर किसने लगाया था, बाज बहादुर चंद ने लगाया था। प्लस नमक कर भी इसने लगाया था, प्लस नमक कर भी इसने लगाया। ठीक है, कुमाऊं में जजिया कर या नमक कर कौन लगाता है, बाज बहादुर चंद लगाता है। और पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ में क्या करता है, ये एक हथिया देवाल का निर्माण करता है। पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण कौन करवाता है, ये करवाता है बाज बहादुर चंद। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। पिथौरागढ़ में अगर पूछेगा क्वेश्चन किसने बनाया था एक हथिया देवाल, तो ये बनाया था बाज बहादुर चंद ने। और कुमाऊं में क्या करता है, जजिया कर लगाता है, और नमक कर भी बाज बहादुर चंद, और कुमाऊं का बलबन इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु भगवान के किस अवतार पर माना जाता है। तो इसे हम इतिहास में पढ़ चुके हैं, जो कच्छप अवतार होता है विष्णु भगवान का,
उसी से क्या हुआ था, चंपावत में कुर्मु शिला हमने देखने को मिलती है, वहीं से क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं होने का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, कच्छप। जो विष्णु भगवान है उनके कच्छप अवतार के नाम पर हमें देखने को मिलता है कुमाऊं क्षेत्र का नाम। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश में किसके शासन को शत्रु हंता भी कहा जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश में क्या होता है, शत्रुहंता शासन कहा जाता है निम्बर देव के शासन को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि निम्बर देव के शासन को क्या कहा जाता है, शत्रुहंता कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। बात करो निम्बर देव की, तो निम्बर देव अगर पूछेगा किस मत के थे, तो शैव मत के ये थे। किसके थे, शैव मत अनुयायी। शैव मत अनुयायी कौन थे, अनुयायी, ये हो जाएंगे हमारे निम्बर देव। ठीक है, निम्बर देव हो जाएंगे शैव मत अनुयायी। निम्बर देव नहीं, ऑप्शन बी हम पे हो जाएगा भूदेव। तो भूदेव ने क्या करा था, बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, बैजनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है, इस चीज को नोट करेगा, इंपॉर्टेंट है। इष्टगणदेव क्या हो जाएगा, इष्टगणदेव क्या था, इन्होंने क्या करा था, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। ठीक है, ये निम्बरदेव के पुत्र थे। ठीक है, कौन थे निम्बरदेव के पुत्र, ये हो जाएंगे निम्बरदेव के पुत्र हो जाएंगे, निम्बरदेव के पुत्र कौन हो जाएंगे, इष्टगणदेव। ठीक है, ये हो जाएंगे निम्बरदेव के पुत्र, और इन्होंने क्या करा था, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। समस्त, यूके लिख देता हूं यहाँ पे, समझ जाएंगे आप, उत्तराखंड को एक सूत्र में, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य, सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, सॉरी, बांधना चाहा। किसने चाहा, इष्टगण देव ने चाहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो सर्वाधिक नगरीकृत जिले यानी जहां पर सबसे ज्यादा नगर है, गांव कम है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नगर कहां पर हो जाएंगे, तो सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। अब देहरादून में होता है, हम लोग सबको पता है, तो यहाँ पर हम पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों में देहरादून आएगा, यानी इसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब सी और डी तो हट गया, अगर आपने थोड़ा बहुत जानकारी ली है, पढ़ा है तो जनसंख्या को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन ए, अब दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सीधा सीधा याद आ जाएगा कि नैनीताल हरिद्वार। ठीक है, सबसे ज्यादा नगर कहां पर है, नैनीताल हरिद्वार, देहरादून में, फिर नैनीताल में, फिर हरिद्वार में, यानी ऑप्शन बी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। बात करूं मैं सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है, वो तो देहरादून है, आपको पता लग गया, लेकिन सबसे कम कौन सा हो जाएगा, बागेश्वर, यानी सबसे कम बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर में क्या है, 96% क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन 4% ही क्या है, नगरीकृत वहां पर है। तो इस चीज को आपको नोट करना है, सबसे कम पूछेगा तो बागेश्वर, सबसे ज्यादा पूछेगा तो देहरादून। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो उत्तराखंड का जो भारत में स्थान था जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 25वां स्थान, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर बात करूं ऑप्शन बी, तो ये क्या है, 27वां राज्य के रूप में गठन। ठीक है, राज्य रूप में गठन, यानी जो भारत का जो 27वां राज्य के रूप में किसका गठन हुआ था, उत्तराखंड का गठन हुआ था। क्वेश्चन अभी पुलिस कांस्टेबल में आया था। लिंग अनुपात में, अब भारत में अगर स्थान पूछूं मैं, तो लिंग अनुपात में कितना स्थान है भारत का, लिंग अनुपात में भारत में स्थान कितना हो जाएगा उत्तराखंड का, ये हो जाएगा 13वां स्थान। ठीक है, इस चीज को नोट कर चलिएगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं औसत साक्षरता देश में, औसत साक्षरता, यानी औसत साक्षरता की अगर मैं बात करूं, साक्षरता ये कितनी हो जाएगी, औसत साक्षरता में स्थान हो जाएगा, तो औसत साक्षरता में हो जाएगा हमारा 17वां स्थान देश में। ठीक है, ये देश की बात हो रही है, यहाँ पर देश में औसत साक्षरता में 17वां स्थान हो जाएगा, पुरुष साक्षरता में 13वां और महिला साक्षरता में 20वां स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं एक बार। निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो मैथ ग्रीष्मकालीन आवास होता है, और गुंडा और मुंसा क्या होता है, शीतकालीन आवास होता है। ठीक है, सॉरी, मैथ हो जाएगा ग्रीष्मकालीन और गुंडा या मुंसा हो जाएगा शीतकालीन आवास। तो ये होता है भोटिया जनजाति का, ऑप्शन ए हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर अगर मैंने आपको राजी बताया था 2 दिन पहले, तो राजी के जो निवास स्थान उसको होता है, इसको क्या बोलते हैं, रत्तिउड़ा, इसको बोला जाता है रत्तिउड़ा। किसको बोला जाता है, राजी के निवास स्थान। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करके चलना है, राजी निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को स्थानीय रूप से कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो गर्मी का मौसम है उसे स्थानीय रूप से कहा जाता है रोरी, या इसी को क्या कहा जाता है, रूड़ी या खरसाव भी इसी को कहा जाता है, खरसाव। ठीक है,
तो ग्रीष्मकालीन जो गर्मी का मौसम होता है उत्तराखंड में उसे स्थानीय रूप से कहा जाता है रूड़ी या खरसाव या रोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो है वन रिपोर्ट आई थी हमारी 2021 में, तो फॉरेस्ट का एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा वन रिपोर्ट को। तो यहाँ पर 2021 में रिपोर्ट के अनुसार क्या है, सबसे ज्यादा जो वन आवरण हो जाएगा वो हो जाएगा हम पे नैनीताल जिले में। ऑप्शन बी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल में अगर 1% पूछेगा तो कितना है, 71.62% हम पे यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद स्थान आता है चंपावत का, सेकंड नंबर पर कौन सा हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा हम पे, थर्ड नंबर पे पौड़ी हो जाएगा, पौड़ी। ठीक है, ये परसेंटेज की बात हो रही है। और फोर्थ नंबर पर हो जाएगा हम पे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, फोर्थ नंबर पर हो जाएगा हम पे रुद्रप्रयाग, और पहले पर कौन सा है, नैनीताल है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई? तो सीधा सीधा यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हम पढ़ चुके हैं 1912 में क्या होता है, कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है यहाँ पर, अब इसी चीज को हमें पकड़ना है। अब हम सोच रहे हैं तो हमने पढ़ा ही नहीं है कुमाऊं में विंग कब स्थापित हुई, ये स्थापित हुई, तो थोड़ा सा रिलेट करना है और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। वहां पर क्या है, हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब आप कहेंगे क्वेश्चन तो कहीं पढ़ा ही नहीं। देखिए अगर कुमाऊं में हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड में भी स्थापना होगी, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कुमाऊं का पूछेगा तो 1912। अगर पूछेगा उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1912 में होती है। या फिर इसी को इस तरीके से पूछ सकता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो वो भी 1912 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में भिन्न है, तो निम्नलिखित में भिन्न कौन सा हो जाएगा, हरीश चंद्र सिंह रावत ये पर्वतारोही है, बछेंद्र पाल ये भी पर्वतारोही है, कन्हैया लाल ये भी पर्वतारोही है। लेकिन ऑप्शन डी लक्ष्य सेन क्या हो जाएंगे, बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। तो लक्ष्य सेन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भिन्न हो जाएंगे, यानी इनका संबंध में बात करूं बैडमिंटन से हो जाएगा। और हाल फिलहाल में आपने देखा है कॉमनवेल्थ गेमों में इन्होंने जो बर्मिंघम में हुए थे वहां पर इन्होंने क्या है, राज्य के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, सॉरी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, और इसे अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट करना है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड किसे मिला है, लक्ष्य सेन को मिला है, और इन्होंने क्या करा था, बर्मिंघम खेलों में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। तो ये तीनों क्या है, पर्वतारोही हो जाएंगे, पर्वतारोही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस नृत्य में युद्ध के प्रसंग को गीत नृत्य के रूप में गाया जाता है? तो युद्ध के प्रसंग को, ठीक है, गीत नृत्य के रूप में किसे गाया जाता है, ये गाया जाता है ऑप्शन बी हम पे बिल्कुल सही रहेगा, सरो नृत्य। तो सरो नृत्य हमने देखा ये किस क्षेत्र में गाया जाता है, गढ़वाल में गाया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, युद्ध नृत्य। इसी के तौर पर हमें देखने को मिलता है एक आता है पौड़ा नृत्य, पौड़ा होता है, पौड़ा नृत्य ये कौन करता है, ये भी युद्ध नृत्य, और ये करते हैं भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति से करती है। और इसी प्रकार से छोलिया होता है, छोलिया नृत्य ये कहाँ किया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में। तो तीन प्रकार के नृत्य होते हैं हम पे, मतलब तीन अलग अलग इलाकों में ये नृत्य किए जाते हैं जिन्हें युद्ध प्रसंग नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल में हो जाएगा सरो, कुमाऊं में हो जाएगा छोलिया, और भोटिया हो जाएगा पौड़ा नृत्य। ठीक है, भोटिया का हो जाएगा पौड़ा नृत्य। इसी प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे है बुढ़ियात नृत्य। तो बुढ़ियात नृत्य जो होता है ये किया जाता है जन्मोत्सव और विवाह अवसर पर जौनसार में। ठीक है, तो जौनसार में करते हैं इसे, जौनसार में करते हैं, कब करते हैं, जन्मोत्सव या फिर विवाह अवसरों पर, जन्मोत्सव या फिर जन्मोत्सव और विवाह अवसर पर, विवाह अवसर पर। ठीक है, ये कहाँ करते हैं, जौनसार में करते हैं। अब हारुल नृत्य भी जौनसार में किया जाता है, और इसमें क्या होता है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ ये गाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख देता हूं मैं, जौनसार में, जौनसार और जौनसारी लोग रमतुला वाद्य यंत्र के साथ, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ इसे करते हैं। ठीक है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी। चौफला नृत्य, तो चौफला नृत्य आपको पता है, चौफला नृत्य कि ये जो लड़कियां जब पहली बार ससुराल आती हैं या क्या करती हैं, चौफला नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है? तो लघु या मध्य हिमालय की यहाँ पर बात हो रही है, तो लघु या मध्य हिमालय कितना होता है, इसका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1200 से 4500 मीटर तक क्या होता है, लघु हिमालय होता है। यहीं पे अगर बात करें शिवालिक क्षेत्र की, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र आता है, शिवालिक
क्षेत्र इसमें कितनी ऊंचाई होती है, तो शिवालिक क्षेत्र की होती है लगभग 700 से 1200 मीटर के लगभग होती है, ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं वृहत हिमालय, तो वृहत हिमालय कितना होता है, वृहत हिमालय, तो वृहत हिमालय की ऊंचाई आती है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4500 से, ये हो जाएगा सबसे मैक्सिमम पीक तक हमारी 7817 हो जाएगा नंदा देवी पूर्वी चोटी की, ठीक है। यहीं पर बात करूं ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय, तो इसकी ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई होती है 2500 से 3500 के लगभग, ठीक है, इन सभी को आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड में कितने जिले जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य देश से स्पर्श नहीं करती हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है और कितना अच्छा ये प्रश्न है, मैं ऐसे कहूंगा। उत्तराखंड के कितने जिले जिनकी सीमाएं अन्य राज्य या देश से स्पर्श नहीं करती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दीबाजी में क्या है, बच्चे क्वेश्चन को क्या पढ़ते हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस सेटों में क्या है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यही चीजें छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो बाद में हमारी बेसिक मिस्टेक बनती है पेपरों में। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने आंतरिक जिले हैं पूर्ण रूप से, बजाय उसके इस क्वेश्चन को इसने घुमाकर कैसे पूछा, कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं अन्य राज्य या देश से स्पर्श नहीं करती है। तो थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया यहाँ पर, तो आपको एक बार मैप की मदद से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए उत्तराखंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो एक जिला यहाँ पर बागेश्वर है, अल्मोड़ा हो गया यहाँ पर, बागेश्वर, ये सबसे पहले अल्मोड़ा आ गया हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अल्मोड़ा, ठीक है, यहाँ पर आपको बागेश्वर दिख रहा होगा, और यहीं पर आपको क्या है, रुद्रप्रयाग दिख रहा है, और यहीं पर आपको टिहरी गढ़वाल। तो ये 4 जिले जो हैं पे, यानी अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, ये क्या है हमारे पूर्ण रूप से आंतरिक जिले हैं। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन कौन से हैं 4 जिले, ये हो जाएगा हम पे सबसे पहले आएगा पूर्ण रूप से आंतरिक जिले अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, फिर आता है बागेश्वर, फिर आ जाएगा हम पे रुद्रप्रयाग, फिर आ जाएगा हम पे टिहरी। तो ये जिले क्या हो जाएंगे हमारे पूर्ण रूप से आंतरिक जिले, जिनकी सीमाएं ना तो किसी अन्य राज्य से स्पर्श होती है ना किसी अन्य देश से स्पर्श होती है, तो क्या हो जाएंगे पूर्ण रूप से आंतरिक जिले। यानी यहाँ पर लिख देता हूं मैं पूर्ण रूप से आंतरिक जिले, आंतरिक जिले, ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। यहीं पर अगर बात करें उत्तराखंड के कितने सीमाओं की कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है, तो एक बार फिर से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक उधम सिंह नगर हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा, पिथौरागढ़ और चमोली और उत्तरकाशी, यानी जो हमारे सीमांत जिले हैं, यानी 3 सीमांत जिले, यानी चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो इन सब की क्या होती है सीमाएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। इसके साथ साथ उधम सिंह नगर और चंपावत, ठीक है, इनकी सीमा लगती है विदेशों से, दूसरे देशों से अगर कितने सीमाओं की टच होती है पूछेगा तो 5 जिलों की होती है, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी सीमांत जिले हो जाएंगे, उसके अलावा उधम सिंह नगर और नैनीताल, इनकी सीमाएं दूसरे जिलों से लगती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने की चर्चा निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त हुई है। तो थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर टाइपिंग मतलब मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया ये, तो इस यहाँ पर पूछा गया हम पे जो बंगाल के शासक धर्मपाल थे, गढ़वाल क्षेत्र पर उनके आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो इनके अभिलेख से मिलती है नालंदा अभिलेख, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हम पे। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, किसने कहा था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांत और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयकार है। तो ये कहा था श्रीदेव सुमन जी ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इनका कथन क्या था, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वासों की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना स्वीकार्य है, ठीक है। और श्रीदेव सुमन की मैं बात करूं, इन्होंने एक और कथन कहा था, यदि गंगा हमारी मां होकर हमें 2 हिस्सों में बांटती है तो काट देंगे हम ऐसी गंगा को, ठीक है। तो ये कथन भी क्या था, श्रीदेव सुमन का था। श्रीदेव सुमन ये कथन उनके हैं, ये कथन जब वो प्रजामंडल या फिर बहुत कम उम्र में जो था ये स्वतंत्रता उसमें जुड़ गए थे उत्तराखंड में, तो संघर्ष में जुड़ चुके थे, लगभग 12-13 साल की उम्र से ही ये इसमें सक्रिय हो चुके थे, और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने क्या करा था, राज्य के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो श्रीदेव सुमन जी का जन्म की मैं बात करूं 1916 में इनका जन्म होता है, ठीक है, 1916 में इनका जन्म होता है। और ये श्रीदेव सुमन क्या करते हैं, ये करते हैं 1938 में गणदेव सेवा संघ की स्थापना ये करते हैं, गणदेव सेवा संघ की स्थापना, जो बाद में हिमालय सेवा संघ में मिला दिया जाता है, गणदेव सेवा संघ इन्होंने बनाया। और 1939 में ही ये क्या करते हैं, ये करते हैं टिहरी प्रजामंडल की स्थापना है। यानी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा 1900, डेट के साथ लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी डेट भी पूछी जाती है, 23 जनवरी 1900 लगभग 1938 में ये करते हैं, शायद 1938 नहीं 39 आएगा यहाँ पर, 39 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना, टिहरी प्रजामंडल
मंडल की स्थापना कौन करता है? श्रीदेव सुमन जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग वाले जिले हैं। तो सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म लघु यानी एमएसएमई की यहाँ पर बात हो रही है, एमएसएमई की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे ज्यादा कहाँ पर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हरिद्वार में, और सबसे कम हो जाएंगे चंपावत में। तो ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करूं राज्य के एमएसएमई जो अधिनियम है उत्तराखंड का, यहाँ पे उत्तराखंड का एमएसएमई अधिनियम, एमएसएमई अधिनियम कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा 2006 का, 2006 का। और उत्तराखंड का जो एमएसएमई एक्ट नीति है, उत्तराखंड की एमएसएमई नीति कब की है? ये नीति हो जाएगी, नीति लागू कब होती है उत्तराखंड में? 31 जनवरी 2015 को ये होती है, 31 जनवरी 2015 को लागू होती है। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। वंदे मातरम योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो वंदे मातरम योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 9 फरवरी 2004 को। ठीक है, तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन था, बीएस नेगी में इसकी डेट गलत दी है। तो बीएस नेगी ऑथेंटिक किताब नहीं है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ। ऑथेंटिक सोर्स हम पे परीक्षा वाणी है, जिससे हम रिट डालने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को शुरू होती है और गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग कितने प्रतिशत है? तो जो मतलब भारत से टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें से उत्तराखंड का कितना परसेंटेज है? ये हो जाएगा 0.48%, मात्र 0.48%, बहुत ही कम है। इतना परसेंट क्या करते हैं हम, भारत के कुल विदेशी जो निर्यात करता है उसमें इतना ही योगदान हमारे उत्तराखंड का। यहाँ से ज्यादातर क्या इंपोर्ट उत्तराखंड में विदेशों में जाया जाता है? वो जाता है मडुआ वगैरह। ठीक है, तो जो हम देखा हमने जापान को मडुआ भेजते हैं, तो वह सब किस में आता है? विदेश को जो हम निर्यात विदेश को हम निर्याती करते हैं। ठीक है, निर्यात। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। उरिडा का मुख्यालय कहाँ है? तो उरिडा का मुख्यालय देखिए, अभी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, देहरादून में इसका मुख्यालय है। और एक क्वेश्चन और आ जाए कभी इसमें घुमा के, गठन के वक्त उरिडा का मुख्यालय कहाँ था? तो अल्मोड़ा में था। ठीक है, गठन के समय कहां पर मुख्यालय हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। ठीक है, या फिर पूछेगा गठन कहां हुआ? तो अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, इस चीज को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रदेश में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो गैरसैंण से गुजरने वाला, ठीक है, तो गैरसैंण से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? यहाँ से गुजरता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हम पे, 109 NH 109। ठीक है, NH 109 गुजरता है गैरसैंण से। यहीं पर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए हम पे कहां पे गुजरता है? NH 107, NH 107 कहाँ गुजरता है? ये गुजरता है केदारनाथ पे। ठीक है, ये हो जाएगा केदारनाथ, इस पे बसा है केदारनाथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि केदारनाथ कौन सा NH पर है, तो ये हो जाएगा 107 पर। वहीं पर जो NH 34 है यहाँ पर हो जाएगा गंगोत्री, गंगोत्री हो जाएगा NH 34 पर। यहीं पर हमारा ऑप्शन सी 307, ये क्या हो जाएगा? छोटा, बहुत ही छोटा, ये क्या हो जाएगा? छोटा NH है। ठीक है, राज्य का एक सबसे छोटा NH में एक NH हो जाएगा। इसकी लंबाई पूछेगा कितनी हो जाएगी? तो 7.45 किलोमीटर हो जाएगी। ये क्या जोड़ता है? देहरादून को मोहंड को यूपी। ठीक है, देहरादून से मोहंड यूपी को ये जोड़ता है। यहीं पर मैं बात करूं यमुनोत्री की, ठीक है, NH 134 किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है यमुनोत्री को, यमुनोत्री को हो जाएगा। यहीं पर मैं बात करूं NH 7, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा NH 7, ये किसको जोड़ता है? बद्रीनाथ को, बद्रीनाथ को। और इसकी क्या विशेषता है? NH 7 हो जाएगा राज्य का सबसे बड़ा NH, राज्य का सबसे बड़ा NH, बड़ा NH ये है। और सबसे बड़ा NH होने के साथ साथ इसकी क्या विशेषता है? सबसे बड़ा NH तो ये है, इसके साथ साथ इसका क्या होता है? NH के साथ साथ इसकी लंबाई, लंबाई पूछी जाती है हमसे, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल लंबाई इसकी 402.06 किलोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आने वाले, देखिए यूकेपीएससी तो बहुत हल्की उत्तराखंड बनाता है, लेकिन अभी आप देखेंगे यूकेएसएससी क्या है। देखिए अब भले से कार्यप्रणाली बदल गई हो, सब कुछ बदल गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यूकेपीएससी के मुकाबले यूकेएसएससी क्या करता है, उत्तराखंड थोड़ी अच्छी लेवल की पूछता है, क्योंकि बच्चों ने इतनी ज्यादा उत्तराखंड पढ़ दी है, 10 किताबों से पढ़ दी है, तो उसे पता है कि परीक्षावाणी से तो बच्चे कर ही देते हैं, लेकिन वो थोड़ा डीप पूछता है उत्तराखंड, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है? तो आभूषण में आपको लगातार 2-3 दिन से करा रहा था, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हाथ में पहनने वाला आभूषण? हम पे हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंदरी। ऑप्शन ए हम पे हो जाएगा तुगियल, इसे पहनते हैं हम कान में, हम देख चुके हैं इसे। फुल्ली, इसे हम पहनते हैं नाक में। ऑप्शन सी इमरती, इसे पहनते हैं हम पैर में। ठीक है, इसे पहनते हैं हम पैर में। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा हम पे, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल कब स्थापित किया गया? तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 1966 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो इसकी शिशु मृत्यु दर क्या थी? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी वो थी 43, ठीक है, 43 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 43 थी उत्तराखंड में 2011 में शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। बुखाल मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो बुखाल जो मेला होता है वो किस जनपद में किया जाता है? पौड़ी जनपद में किया जाता है। ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा मेला होता है? श्रावणी मेला हमने देखा है। श्रावणी मेला कहाँ आयोजित होता है? अल्मोड़ा में होता है। और इसी प्रकार से शालदेवी खौती मेला अल्मोड़ा में होता है, या फिर सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा में होता है। और कौन सा होता है? गणनाथ मेला। ये सब कहाँ होते हैं? अल्मोड़ा में होते हैं। चंपावत की बात करूँ तो देवीधुरा मेला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा होता है? देवीधुरा। हमने देखा ना, बगवाल देवीधुरा या बगवाल मेला, ये कहाँ पर होता है? चंपावत में। या फिर पूर्णागिरी मेला, श्री पूर्णागिरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है चंपावत में, श्री पूर्णागिरी मेला, ठीक है। श्री पूर्णागिरी मेला आ जाए तो ये भी चंपावत में होता है। ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो यहाँ पर क्या होता है? कंडक मेला। कंडक मेला उत्तरकाशी में होता है। और यहाँ पर कौन सा होता है? सेलकू मेला, ठीक है। शेलकू मेला यहाँ पर होता है। और यहाँ पर होता है नागराज देवता, नागराज देवता मेला, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? उत्तरकाशी में होता है। और पौड़ी में कौन सा मेला होता है? पौड़ी में होता है तड़ाकेश्वर मेला, तड़ाकेश्वर मेला, तड़ाकेश्वर मेला पौड़ी में होता है। और कौन सा मेला होता है? भुवनेश्वरी मेला, भुवनेश्वरी मेला कहाँ पर होता है? पौड़ी में होता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड के जनपदों का सही अवरोह क्रम है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हम पे पूछ रहा है। तो अगर आपको ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्षेत्रफल ना पूछकर इसने क्या पूछ दिया कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सही अवरोह क्रम है। तो सबसे पहले मैं बात करूं चंपावत के क्षेत्रफल की, तो चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो हम पे हो जाएगा 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका हो जाएगा 1700 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा चंपावत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो इसका हो जाएगा 1984 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और इसी प्रकार से बागेश्वर की बात करूं तो बागेश्वर को हो जाएगा 2246 वर्ग किलोमीटर। अब आपको देखना है अवरोही क्रम क्या है। अगर आपको क्षेत्रफल याद है, थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, डीप लेवल का, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब अवरोह क्रम हमें बताना है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चंपावत का क्या हो जाएगा? चंपावत का क्षेत्रफल हम देख चुके हैं पर 1766। तो सबसे पहले चंपावत आएगा, सबसे छोटा जिला हम पे। सबसे बड़ा, उससे बड़ा कौन सा आ जाएगा? रुद्रप्रयाग। और उससे बड़ा क्या हो जाएगा? बागेश्वर। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या क्या है इनके, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बात करें सबसे उत्तराखंड का बड़ा जिला, तो ये चमोली जिला हो जाएगा, जिसका 8030 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और सबसे छोटा हो जाएगा चंपावत, 1766 जिसका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। चंड प्रदोति किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंद प्रदोति किस गणराज्य के प्राचीन राजा थे, ये हमें बताना है। ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हम पे हो जाएगा। थोड़ा इसका प्रिंट मिस्टेक हुआ है, तो इसका हम पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है हमारा अवंती, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हम पे अवंती के राजा हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी अवंती। तो ये वीडियो जो है हम 2 पार्ट में देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब ये 60 से लेकर, ठीक है, जीएस के क्वेश्चन 61 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो तब क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलते हैं दूसरे पार्ट में।